वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट पॉइंट पढ़ा हुआ था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट क्या होती है। फिर हमने ये भी देखा हुआ था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जरा हम चर्चा फिर से एक बार करते हैं कि व्हाट इज द लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। देखिएगा, लिमिट क्या होती है ये हम एक बार फिर देखेंगे कि मान लेते हैं कोई रियल नंबर है एल, ठीक है ना। एक रियल नंबर ये है, ये किसी सीक्वेंस एक्शन की लिमिट बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? लिमिट बनना चाहती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये कोई रियल नंबर है एल, इस सीक्वेंस की ये रियल नंबर लिमिट बनना चाहती है। तो क्या करना होगा? तो जैसे रियल लाइन पे हमने एल को ड्रॉ किया, अब एल का लेते हैं नेबरहुड। मान लो ये क्या है, एल प्लस अपसाइलन और ये है एल माइनस अपसाइलन, ठीक है ना। आप चाहें एप्सिलॉन जो ले सकते हो, व्हाट एवर यू एप्सिलॉन यू चूज, जो मन हो वो एप्सिलॉन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी इसको छोटा ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, बट हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना। एप्सिलॉन की क्वालिटी क्या है? एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो कोई रियल नंबर इस सीक्वेंस की क्या लिमिट बनना चाहती है, ठीक है ना। कोई रियल नंबर इस सीक्वेंस की लिमिट बनना चाहते हो तो इस रियल नंबर का नेबरहुड लीजिए। नेबरहुड क्या बोलते हैं? एल माइनस अपसाइलन, एल प्लस अपसाइलन, ये हमारा होता है नेबरहुड। ओपन इंटरवल इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेबरहुड, ठीक है ना। तो अगर इसको लिमिट बनना है ना, तो हमेशा इस इंटरवल में, ये छोटा सा इंटरवल, इस छोटे से इंटरवल में इस सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाने हैं एक्सेप्ट फाइनाइटली। एक्सेप्ट फाइनाइटली का मतलब इसके बाहर हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस के रहेंगे। हो सकता है वो 10-20 करोड़ हो, बट फाइनाइट है। तो इस सीक्वेंस के इस इंटरवल के बाहर हमेशा कितने टर्म रहने? फाइनाइट रहने। तो इसके अंदर कितने रहने? इनफाइनाइट रहने। और दूसरा कोई ऐसा होगा भी नहीं, दूसरा कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। तो क्योंकि इसको लिमिट बनना है, और लिमिट क्या होती है? यूनिक होती है ना। लिमिट क्या होती है? यूनिक होती है। तो यहां से ये भी हमको समझ में आया, लिमिट क्या होती है? यूनिक होती है। तो दूसरी तो हो नहीं सकती। तो एक ही एल होगा जो सीक्वेंस का लिमिट बनना चाहता है, जो सीक्वेंस के क्या लिमिट बनना चाहते हैं। तो एल के नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाने हैं एक्सेप्ट फाइनाइटली। एक्सेप्ट फाइनाइटली का मतलब इसके बाहर हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही रहेंगे। हो सकता है 10-20-50 करोड़ हो बाहर, बट फाइनाइट हैं, ठीक है ना। उसके बाद के सारे इसमें आना स्टार्ट होंगे और फिर इन्फिनिटी तक इसी में रहेंगे। हम एल को क्या कहेंगे इस केस में? लिमिट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने देखा हुआ था कि एक्सेल इज इक्वल टू 1/n इज अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे जीरो के नेबरहुड में अगर आपने कुछ भी चूज किया, जीरो के नेबरहुड यहाँ पे मान लो कुछ चूज किया है, 1 सपोज करो चूज कर लिया, तो ये क्या हो गया? 0+1, ये हो गया 0-1। अब सालन को 1 ले लिया सपोज करो, ठीक है ना। तो 1 रखोगे, इसमें एक्शन 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये बाउंड्री पे आ गया। 2 रखोगे 1/2 इसके अंदर आ गया यहाँ पे, फिर 1/3 और इधर आ गया, 1/4 इधर आ गया, 1/5 इधर आ गया। तो फिर कुछ भी रखते रहो। सिर्फ एक टर्म ऐसा है जो बाहर है इसके, एक टर्म ऐसा है जो इसके बाहर है, बाकी इंफिनिटी टर्म, बाकी सारे टर्म इसके अंदर है। मतलब बाहर कितने हैं? फाइनाइट टर्म्स, एक टर्म बाहर है। अगर इसको छोटा करोगे तो हो सकता है, और छोटा ऐसे करोगे तो इसके कुछ ज्यादा टर्म बाहर हो जाएंगे, पर तब भी फाइनाइट ही बाहर रहेंगे, पक्का। और छोटा करोगे, और छोटा इसको कर लो, पर तब भी इसके बाहर क्या रहेंगे? हमेशा फाइनाइट ही रहने हैं। क्योंकि जीरो को क्या कर, जीरो इसका क्या है? लिमिट पॉइंट है। और जीरो एक ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं लिमिट पॉइंट के केस में लिमिट है, लिमिट एक ही होती है ना। जीरो क्या है? इसकी लिमिट। तो एक चीज ये स्टार बना के लिख लीजिए, जो लिमिट होती है, लिमिट इंप्लाइज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। जो लिमिट होती है वो हमारा लिमिट पॉइंट भी होता है, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि जैसे हम बात करें कि ये कोई सीक्वेंस है, उसके पास अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो पक्का ये कर रहा होगा, एक L1 ये मान लो, एक L2 ये मान लो। यहाँ पे भी इंफिनिटी टर्म उसके, यहाँ पे भी इंफिनिटी टर्म उसके, इसके बाहर फाइनाइट, इसके भी बाहर फाइनाइट। तो लिमिट पॉइंट कितने बन गए? 2 लिमिट पॉइंट। और लिमिट तो हमारी एक होती है, लिमिट क्या होती है? एक होती है ना। तो ये कभी भी लिमिट नहीं बनने वाले हैं, ये लिमिट पॉइंट ही रहेंगे। लिमिट पॉइंट हमेशा कितने होते हैं? एक से ज्यादा, बट लिमिट
लिमिट इज ऑलवेज सिंगल, अखंड सिंगल, ठीक है ना। तो ये तो लिमिट नहीं बनने वाले। अकेला लिमिट पॉइंट अगर होगा किसी सीक्वेंस के पास, अगर वो अकेला लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट बन जाएगा। यहाँ पे ये लिख लीजिए स्टार बना के कि लिमिट पॉइंट कब बनेगा, लिमिट हमारा कब बनेगा, लिमिट पॉइंट प्लस वो भी कैसा हो, अकेला, कैसा हो, अकेला लिमिट पॉइंट हो, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा, है ना। लिमिट पॉइंट हो अकेला तो वो लिमिट बनेगा। ऐसा नहीं किसी के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो वो लिमिट बन जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के पास लिमिट पॉइंट है और वो सिंगल एक ही है तो वो लिमिट बन जाएगा हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं अब आसानी से। हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा, इसका मतलब ये कि बाउंडेड नहीं होगा तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। पक्का जो बोल रहे हैं वो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, ओके। नाउ अब हम व्हाट इज द मोनोटोन सीक्वेंस, जरा छोटा सा टॉपिक है, डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मोनोटोन सीक्वेंस, और इस पे छोटी छोटी 2-3 थ्योरम है बच्चों वाली। अच्छा देखिएगा, मोनोटोन सीक्वेंस बड़ा खास डेफिनेशन है। मोनोटोन सीक्वेंस, आपने मोनोटोन फंक्शन बड़ा होगा, सीक्वेंस इज अगेन अ फंक्शन, तो वहाँ की डेफिनेशन टाई कर जाएगी। क्योंकि मोनोटोन सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन इज अ रियल नंबर एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। ये हमारा सीक्वेंस की डेफिनेशन है, बहुत पूछी गई है कई बार। बताओ ये आईएएस के एग्जाम में पूछ देते हैं दिस, यहाँ पे वो ए लिख देते हैं और यहाँ पे भी आर लिख देते हैं, बताओ ए क्या होगा, ये अगर ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए क्या होगा। अजीब बात नहीं हो गई, मतलब ये सब पूछ रहे हो आप, ए क्या होगा, क्या होगा ये हैज टू बी द नेचुरल नंबर। अगर ये सीक्वेंस है रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। और ऑप्शन देते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नीड टू पुट एनीथिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। फिलहाल आप लोग तो होशियार होकर लोगे, ठीक है ना। अब देखिए मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। एक सीक्वेंस हमारे पास होगा सेट टू बी मोनोटोन, बहुत कॉमन डेफिनेशन है बच्चों वाली एकदम। एक्शन इज सेट टू बी मोनोटोन, मोनोटोन, बड़ी टोन इसकी सही नहीं है इसीलिए मोनो है, ठीक है ना। मोनोटोन इफ एक्शन सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, कोई भी चार में से एक होल्ड कर जाए। जैसे एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन प्लस वन फॉर ऑल एक्शन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, जैसे ये छोटा वाला टर्म है, ये बड़ा वाला टर्म है, छोटा वाला टर्म ज्यादा है, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं, क्योंकि छोटा वाला टर्म क्या है, बड़ा है, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। नाम याद रखना, आप सिंबल यूज कर रहे हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। दूसरा टर्म ये होगा अगर एक्सन लेस देन इक्वल टू एक्सन प्लस वन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, इससे बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक्सन इज ग्रेटर देन, एक्सन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्सन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो हमको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर 4, अगर एक्सन क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस देन एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। दैट इज 4 पॉसिबिलिटी। अच्छा एक वर्ड ये आता है, ये तो समझ आ गया, इसका कोई मतलब खास नहीं है, हम लोग प्रूफ कर लेंगे। जैसे अगर हमें क्या करना चाहिए, जरा ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है ना, जैसे हमें क्या करना होगा, इसको कैसे हम देखेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। जैसे हमारे पास एक एक्शन दिया होगा, हम क्या करेंगे, एक्शन हमें दिया ही होगा, फिर हम क्या करें, एक्शन प्लस वन बना लेंगे, एक्शन प्लस वन मतलब एन की जगह एन प्लस वन रख के बना लेंगे। फिर हमारा टारगेट होगा कि एक्शन प्लस वन माइनस एक्शन निकालें,
जो ये निकालें, ये हो सकता है ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ऐसे आएंगे। ये देख सकते हैं क्या आने वाले हैं। सपोज करो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब इसको इधर ले जाओ, तो xn+1 ग्रेटर देन xn, है ना, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन चार में से अगर ऐसा सीक्वेंस जो चार में से एक भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोन सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोटोन सीक्वेंस, ठीक है ना। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ये मोनोटोन ऐसे वर्ड ना यूज करो, इसको ऐसे कह देते हैं कि दिस इज ओनली डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखो। तो अगर कोई सीक्वेंस चार में से एक भी हरकत कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोन सीक्वेंस हो जाएगा। और मोनोटोन प्रूफ करने का ये तरीका है कि हमारे पास एक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हमारे पास क्या दिया है, मान लो xn इज इक्वल टू 1/n, फिर xn+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n+1। हम निकाल क्या रहे हैं, हम जरा, हमारा टारगेट है कि xn+1 माइनस xn निकालें। तो n+1 इज वॉट, 1/n+1 माइनस 1/n, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा इधर n माइनस n माइनस 1 अपॉन n+1, ये n खत्म, ये क्या आ गया, -1/n+1, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये माइनस लगाओ, आप नेचुरल नंबर रखोगे तो नीचे वाली तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आनी है, क्योंकि n कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन नेचुरल नंबर है, ये सारी वैल्यू नेचुरल नंबर ही रखनी है, मतलब नीचे का सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की नंबर रखनी है। ये माइनस लगाओ, दिस इज लेस देन 0 और नॉट, ठीक है ना। कभी इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी रखोगे तभी भले 0 आ जाए, इन्फिनिटी जैसा नंबर नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया xn+1 माइनस xn इज लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज दैट xn+1 इज लेस देन xn। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि बताओ ये सीक्वेंस कैसा है, दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैंस मोनोटोन। मोनोटोन होने के लिए चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस हमारा मोनोटोन हो गया, पक्का। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका एक और है बड़ा, इसे इवेंचुअली एक वर्ड आता है। जैसे मान लो सीक्वेंस के 2-4 हजार टर्म हैं, वो एक जैसे हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, उसके बाद वो मोनोटोन हो जाए, नहीं उसके बाद फिर क्या है, मतलब किसी सीक्वेंस के स्टार्टिंग के जो 1-2 हजार टर्म है वो गड़बड़ कर रहे हैं, वहां से हमें नहीं जज हो पा रहा है। मान लो 1-2 हजार, 1-2 करोड़, ज्यादा नहीं है, 1-2 करोड़ टर्म ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि उनसे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये कुछ मोनोटोन जैसे हैं भी नहीं भी है, मतलब बड़ा छोटा नहीं जज कर पा रहे। मान लो सेम है टर्म, अब 2000 टर्म सेम है, उसके बाद के टर्म वो मोनोटोन हो रहे हैं, या मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोन होने का मतलब चार में से कोई एक सेटिस्फाई कर दे तो मोनोटोन हो जाएगा। लेकिन ये जरा ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा सीक्वेंस हो सकता है हमारे पास जिसके 2000 टर्म एक जैसे हों, उसके बाद वो मोनोटोन हो जाए, तो उसको बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोन है। क्या बोलते हैं, इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस। तो इवेंचुअली का मतलब वो ये होता है, जैसे बोले ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इवेंचुअली मोनोटोन, उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वो मोनोटोन होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद मोनोटोन होता है, ठीक है ना। गॉट द आइडिया और नॉट। जैसे कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में 5000 टर्म एक जैसे हैं, तो वो 5000 छोड़ दो, उस 5000 के बाद वाले मोनोटोन हैं सारे, तो मतलब ये क्या हुआ, 5000 छूट गए ना, उसके बाद वाले मोनोटोन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस है, पक्का। गॉट द आइडिया और नॉट, ओके बेटा ना। ये है हमारे पास, जैसे एक अब थ्योरम करते हैं, एक बड़ी फेमस थ्योरम है, ये कहती है अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन हो गया, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन हो गया ना, मोनोटोन और बाउंडेड, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोन प्लस बाउंडेड इज कन्वर्जेंट।
जबकि हमने देखा हुआ था बाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं होता, लेकिन बाउंडेड नहीं होगा तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, पक्का। तो यहां से हम ये कह पा रहे हैं अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाउंडेडनेस इज द प्री की कंडीशन थी, सीक्वेंस को कम से कम तो बाउंडेड होना पड़ेगा। इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड तो फायदा है, डायरेक्ट हम कह पा रहे हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अगर और हम ये कह दें बाउंडेड इज अ नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड होने के साथ साथ वो कैसा है, साथ में मोनोटोन भी है। इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड मोनोटोन एज वेल देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दिस इज द बिग रिजल्ट। बट देर इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आप ये एक बात सोचिए कि वी आर जस्ट क्लेम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट विदाउट नोइंग द लिमिट। सीक्वेंस की लिमिट नहीं पता है कहां जा रहा है, सिर्फ हम इतना क्लेम कर पा रहे हैं सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस मोनोटोन है। इफ द सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट विदाउट नोइंग द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज द बिग प्रॉब्लम, है ना। मतलब हम सिर्फ ये बता सकते हैं सीक्वेंस बाउंड कन्वर्जेंट है कि नहीं है, बट लिमिट की कोई चर्चा, और लिमिट निकालना बोलते हुए कि बच्चों का काम नहीं होता है, लिमिट निकाली भी नहीं जाती है जनरली। जो आसान आसान सा दिए होते हैं गिने चुने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो हम आपको याद करा देंगे। बाकी लिमिट निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, लिमिट निकालना एक बड़ा काम होता है, इट इज जस्ट, ठीक है। चलिए फिलहाल मोनोटोन सीक्वेंस हमारा हो गया। उसके बाद अच्छा एक इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एक थ्योरम लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करिएगा। तो पहली थ्योरम जी, ये हम एज अ रिजल्ट लिखा रहे हैं तो एज अ थ्योरम ही मान के चलिए, ये बुक्स में थ्योरम दी होती हैं। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और वो मोनोटोन भी साथ में है, ठीक है ना, पक्का। अगर वो बाउंडेड है, मोनोटोन है, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट नॉट कन्वर्सली। उल्टा तो नहीं होता है। इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड मोनोटोन, ऐसा ये मान के चलिए P प्लस Q इंप्लाइज R। जब P हो रहा है, Q हो रहा है, तो R होगा, पक्का। अगर R नहीं है, अगर R नहीं है ना, मतलब R हमने कन्वर्जेंट को लिया है, ऐसे इसी के टर्म ले लेते हैं, B प्लस M इंप्लाइज C, कन्वर्जेंट मतलब बाउंडेड और मोनोटोन जो अगर होगा तो वो कन्वर्जेंट है, पक्का। इसका मतलब अगर वो कन्वर्जेंट नहीं होगा तो आइदर या तो ये नहीं होगा या तो ये नहीं होगा, दो में से एक भी फेल कर गया तो पक्का वो क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। इफ द सीक्वेंस इज, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो बाउंडेड है बट क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। यहां पे ये अगर हम बोलें तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हमारा नहीं है तो वो बाउंडेड भी, या तो वो बाउंडेड नहीं है और या तो वो मोनोटोन नहीं है, या तो वो बाउंडेड नहीं है या तो मोनोटोन नहीं है। क्योंकि ये हमको पता होता है अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन बन गया ना और वो बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, पता है कितने होते हैं, नहीं पता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और प्लस मोनोटोन होगा तो मोनोटोन होने से उसके पास एक लिमिट पॉइंट आएगा। ऐसा सीक्वेंस नहीं हो सकता, ऐसा सीक्वेंस नहीं हो सकता जो मोनोटोन हो और उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इफ द सीक्वेंस इज मोनोटोन देन इट हैज द यूनिक लिमिट पॉइंट, इसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट एक है, लिमिट पॉइंट एक है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो पक्का क्या है, क्या होगा, अगर कोई सीक्वेंस, यहां से एक चीज जज कर पा रहे हैं हम लोग, यहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो बाउंडेड भी नहीं होगा, ये हमने लिखा दिया था। उसके बाद
एक ये नोट बना के लिख लो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट डज नॉट इंप्लाइज मोनोटोन। तो अगर ये कह दे कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोन होगा, हम नहीं कह सकते भैया, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम बोलें कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोन होगा, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस है बिना मोनोटोन हुए भी कन्वर्जेंट हो रहे हैं, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा क्या होगा, मोनोटोन होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो मोनोटोन नहीं है बट कन्वर्जेंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो नोट ये हो गया। चलिए, अच्छा, अगर हम एक बोलें सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव एंड सीक्वेंस इज टू बी बाउंडेड बिलो, ये तो पता है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, जैसे ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लाइज बिटवीन टू रियल नंबर्स, देन वी से सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है ना। अगर अपर बाउंड है तो हमें ये पता है पक्का, तो हमको क्या पता है, ये पता है। और अगर वो लोअर बाउंड है तो हमको ये पता है। अगर वो कह दे सिर्फ लोअर बाउंड है, अगर वो हमसे ये कह दे कि सिर्फ लोअर बाउंड सीक्वेंस है, तो हमको इसके बारे में तो ज्ञान नहीं है, ये हमें पता है। अगर वो कह दे अपर बाउंड है तो हमको कैपिटल के पता है, स्मॉल के की जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो वन साइडेड बाउंड की हम बात कर रहे हैं कि इफ आइदर सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो और द बाउंडेड एबव, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कोई ये बोले, जरा इस लाइन पे फोकस करिएगा, एक्सन, अगर कोई ये कहे कि ये एक्सन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई इसका टर्म तो छोटा रहा होगा। ये क्या होगा, कोई ना कोई तो टर्म इसका छोटा रहा होगा, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका बाउंडेड बिलो ऐसे ही मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, बाउंडेड बिलो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो पक्का इसका छोटा टर्म तो रहा ही होगा कोई ना कोई। तो ये बाउंडेड बिलो है, यहीं से मिल गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग से, ठीक है ना। और वो अगर ये कह दे कि ए सीक्वेंस इज बाउंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अच्छा, अगर वो कहे सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कोई ना कोई तो बड़ा टर्म रहा ही होगा, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब कोई ना कोई बड़ा टर्म रहा होगा, उसके बाद उसने घटना शुरू किया, जो बड़ा टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। अगर वो बोले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना उसने यहां से स्टार्ट किया, तो ये तो हमें पता है ना इसका लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड हो जाएगा, इसके बाद वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। तो कोई सीक्वेंस बोले, सीक्वेंस ये कह दे, ये कोई कह दे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो बाउंडेड बिलो तो पक्का है, बाउंडेड बिलो तो पक्का है ना। अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कह दे तो कहीं ना कहीं से तो डिक्रीज करना उसने शुरू किया है ना, जहां से डिक्रीज करना शुरू किया वो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव। रेडीमेड अवेलेबल और नॉट। इफ अगर कोई ये कह दे, जरा देखना, if the sequence is monotonic increasing, if the sequence is monotonic increasing, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ बाउंडेड बिलो, ठीक है ना। इसका मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया, जहां से छोटे लेवल से बढ़ना स्टार्ट किया वो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, मतलब बाउंडेड बिलो। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो बीबी, ठीक है। और अगर ये बाउंडेड एबव हो जाए, जरा सोचना, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाए, तो बाउंडेड हो गया, यहां से हमें दिख रहा है कि बाउंडेड बिलो है, यहां से दिख रहा है बाउंडेड एबव है, इसका मतलब सीक्वेंस इज बाउंडेड। और यहां से मोनोटोन, बाउंडेड प्लस मोनोटोन इंप्लाइज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। हेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव इंप्लाइज कन्वर्जेंट, एनी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ये कह दे कि ये एक सीक्वेंस है जो मोनोटोन, इसे मोनोटोन थ्योरम बोलते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कहीं ना कहीं से तो इसने डिक्रीज करना शुरू किया, जहां से इसने डिक्रीज करना शुरू किया वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। अगर वो हमारा अपर बाउंड हो जाए, ठीक है ना,
मतलब बाउंडेड एबव तो हुई, अपर बाउंड मतलब बाउंडेड एबव तो हो ही गया ना, बाउंडेड एबव यहां से मिल रहा है। अगर वो ये कह दे बाउंडेड बिलो है सीक्वेंस से, कैसा है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। अगर मोनोटोनिक बाउंडेड एबव प्लस बाउंडेड बिलो मतलब बाउंडेड, और यहां से मोनोटोन इंप्लाइज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये दोनों थ्योरम ध्यान रखना कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो इज कन्वर्ज, बाउंडेड एबव, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट। मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब उसके टर्म ऐसे 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 बढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो तो यहीं से मिल गया हमको। लेकिन अगर हम ये कह दें कि बाउंडेड एबव, तो इसका मतलब बाउंडेड एबव यहाँ पे लिमिट लगा दो, सीक्वेंस के सारे टर्म कहाँ रहने, इन्हीं दो के बीच में रहने, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गए, ठीक है ना। बाउंडेड हो गए और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इस वजह से इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगा, हेंस कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, मोनोटोनिक अगर डिक्रीज करना किसी ने सीक्वेंस ने किया है तो डिक्रीज करना कहीं ना कहीं से करेगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका अपर बाउंड रहा होगा ना। ये अगर अपर मतलब बाउंडेड एबव हम ले लेंगे, जो अपर बाउंड होगा वो बाउंडेड एबव ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम देख लें बाउंडेड बिलो भी ये हो गया, तो बाउंडेड बिलो मान लो ये हो गया, तो ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इट लाइज बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स, इट मींस व्हाट, सीक्वेंस इज बाउंडेड। But we know that we have already considered that sequence is monotonic. तो monotonic sequence have the unique limit point. Unique limit point with bounded sequence is convergent. Hence bounded monotone decreasing plus bounded below is convergent. ठीक है ना। छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा फिलहाल। चलिए इसको नोट करिए। आज के लिए जो हमारे छोटे छोटे थ्योरम है इन्हीं की, ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो बड़ा संभाल के पढ़िए इसको, ठीक है ना। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। थैंक यू।